हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 552। बताते चले कि लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के दो सदन होते हैं। संसद बोले तो केंद्र स्तर पर, यानी कि संपूर्ण भारत में कानून बनाने के लिए संसद होती है। इस संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जिस तरह लोकसभा में अधिकतम सीट होनी चाहिए 552, उसी तरह से राज्यसभा में सीट होनी चाहिए अधिकतम 250। अधिकतम कितना? तो 250। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सीट जो रखा गया है वह है 545 और राज्यसभा में कितनी सीट है? तो 245। तो संविधान कहता है कि अधिकतम होना चाहिए 552 लोकसभा में, लेकिन अभी है 545। राज्यसभा में अधिकतम होना चाहिए 250, लेकिन अभी है 245। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है एक राष्ट्र को तोड़कर दो स्वतंत्र राष्ट्र में बांट देना। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग का बैठक हो रहा था लाहौर में, और 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दिया। इससे पहले हम बात करें तो अगर बात करते हैं तो 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मुस्लिम जो प्रांत हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने अलग पाकिस्तान शब्द को गढ़ दिया। एक शब्द बनाया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान शब्द को किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली 1933 ईस्वी में। और अंततः 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। और 1955 में जब पारित किया गया तो उसमें बताया गया कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है। तो भारत में जो नागरिकता दी जाती है वह नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। एक है जन्म द्वारा, एक है वंश द्वारा, एक है पंजीकरण द्वारा, एक है देशीकरण, देशीकरण, और लास्ट में है भूमि अर्जित कर, यानी किसी भूमि पर हम कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ के नागरिक स्वयं भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे सिक्किम की बात किए,
सिक्किम 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बनता है, और 22वां राज्य जब सिक्किम बनता है तो सिक्किम के सभी नागरिक ऑलरेडी भारत के नागरिक हो जाते हैं। उसी तरह से देखें तो गोवा 1961 ईस्वी में गोवा को जब ऑपरेशन विजय के माध्यम से मिलाया गया, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय के माध्यम से जब गोवा को मिलाया गया भारत में, तो गोवा के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन गए। तो इस तरह कह सकते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है? 5 विधि हैं। कितनी विधि? 5 विधि। तो यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, और 1955 में पारित कर और वह विधि तय किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से देख लीजिएगा। और ये सब के सब चर्चा हमने किया था क्लास में, पूरे डिटेल में इसको बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय सौंपे गए हैं। आप लोग को बताते चलें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम पंचायतों से संबंधित है, लेकिन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह नगर निगम से संबंधित है, यानी कि नगरों के विकास करने के लिए 74वां संशोधन किया गया, और गांवों के विकास करने के लिए 73वां संशोधन किया गया। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ था। 73वां और 74वां 1992 में पारित हुआ, लेकिन 24 अप्रैल कब? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में यह अधिनियम लागू हो गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें हम लोग 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन 12वीं अनुसूची में नगरों को 18 कार्य सौंपा गया है, यानी कि नगर के विकास करने के लिए नगरों को कितने कार्य सौंपे गए हैं, कितने विषय सौंपे गए हैं? तो वह 18 सौंपे गए हैं। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। लेकिन बाद में चलकर वर्तमान में देखा जाए तो अभी तक 12 अनुसूचियां है। इसमें मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1951 में, जब भारत में पहली बार संविधान संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया पहली बार? तो 1951 में। कैवां अनुसूची जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद अगर बात करें तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1985 में। कब जोड़ा गया? 1985 में। कैवा संशोधन? तो 52वां संशोधन के माध्यम से। उसके बाद अगर बात करें 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया कब? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1992 में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग देखें? 5 तक देख लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। चलिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में, आर्टिकल कितना? 40, अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि चलिए, अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने अपने राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, और यह कर्तव्य सबसे पहले निभाया कौन? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन जिला? नागौर जिला।
नागौर जिला में सबसे पहले बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को इसी वर्ष यानी कि 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी गई। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। कितना मौलिक अधिकार था? 7 मौलिक अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसे कब हटाया गया? तो 44वें संशोधन के माध्यम से। कब? तो 1978 में। 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट चुका है। अभी वर्तमान में सिर्फ कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 के ए, अनुच्छेद 300 के ए में इसे शामिल किया गया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बबुआ लोग अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32। हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। ये 5 रीट जारी करते हैं। कितने रीट जारी करते हैं? 5 रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत कौन रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत कौन रीट जारी करता है? तो हाई कोर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। जब मौलिक अधिकार बीमार पड़ता है तो उसका उपचार करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार का रक्षक, मौलिक अधिकार का अभिभावक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? महाभियोग का मतलब होता है बहुत बड़ा आरोप बबुआ, बहुत बड़ा आरोप। यह महाभियोग जो प्रक्रिया है, यह महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग एक बहुत ही बड़ा अभियोग है। यह जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। होता क्या है? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा यह महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में आ सकती है। लोकसभा में भी आ सकती है या राज्यसभा में भी आ सकती है। अगर जहां आती है वहां के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद वह दूसरे सदन में जाता है। लेकिन दूसरे सदन में भेजने से पहले 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरा सदन जांच कराता है। अगर जांच सही पा लेता है तो वह पुनः 2/3 बहुमत से भेजकर महाभियोग पूर्ण कर देता है। तो महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध भी लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, और निर्वाचन आयुक्त, इनके विरुद्ध हम लोग महाभियोग प्रक्रिया लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम।
राज्यसभा आप लोग को पता होगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है बबुआ? अस्थाई सदन है। अस्थाई माने कभी हिलेगा नहीं, हिलेगा भी नहीं और डूलेगा भी नहीं, यह कभी भंग नहीं होगा। क्वेश्चन कर देता है इसको राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। कैसा सदन? उच्च सदन, बड़ों की सदन कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे दूसरा चैम्बर भी कहते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति अनुच्छेद 64 के तहत, कौन? 64 अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है उपसभापति। उपसभापति बबुआ राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। किसे? अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को। मान लीजिए कि यहाँ सब के सब राज्यसभा के सदस्य आ गए और राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को निर्वाचित करते हैं। क्या? उपसभापति। तो उपसभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को चुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 368, यानी कि संविधान में संशोधन करने का पावर बबुआ मिला हुआ है संसद को। किसको? संसद को, राज्य के विधानमंडल को नहीं। राज्य के विधानमंडल संशोधन नहीं करेगा। किसमें? संविधान में। संविधान में संशोधन कौन करेगा? संसद। कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? 368। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अच्छा, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार? अभी ऊपर जस्ट बताए थे कि भारतीय संविधान कहता है कि ले लो 6 गो, ले लो। कै गो ले लो? 6 गो। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 गो मौलिक अधिकार है वो 6 गो, 6 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। एक हट गया। कौन हटा? संपत्ति के अधिकार वह हटा बाबू। कौन हटा? संपत्ति का अधिकार। कब हटा? तो 44वें संशोधन। कब हटा? 44वें संशोधन 1978। याद हो गई? हाँ, चलो बहुत अच्छा। आओ अगला क्वेश्चन में पढ़ल जा। अनुच्छेद ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। भोजपुरियों समझ में आवत हुई। चलो यहाँ देखो, अब हिंदी में पढ़ते हैं, खाली भोजपुरी सुनता है सब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? ये तो 42वां संशोधन बबुआ कब पारित किया गया है? देखो 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया। 42वां संशोधन में इतना संशोधन किया गया, 42वां संशोधन इतना प्रावधान जोड़ा गया कि इसको लघु संविधान भी कह देते हैं। लघु माने बबुआ छोटा, लघु माने छोटा। लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं? लघु संविधान। संविधान तो बना है बबुआ लेकिन बड़ा छोटहन बना है। तो 42वां संशोधन कब हुआ? 1976। 42वां के बाद आ जाता है बाबू 44वां कब हुआ था? 1978 है। 44वां 1978, 42वां 76। याद हो गया होगा। चलिए विधि, क्वेश्चन नंबर 14, कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? देखिए बबुआ अनुच्छेद 14 आप लोग पढ़े होंगे। कौन? अनुच्छेद 14 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता का, विधि के समक्ष समता, विधि के सामने सब कोई बराबर होगा। और विधि के समक्ष समता जो लिया गया है, यह लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। लेकिन 14 में ही लिखा है विधि का समान संरक्षण। विधि का कौन चीज? समान संरक्षण। ये लिया गया है बबुआ अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से।
चलो अमेरिका से, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? अमेरिका। 14 भी सेम वही है, अनुच्छेद 14 और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम क्वेश्चन डाल दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना था तो क्वेश्चन किया है, संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अच्छा, संविधान सभा का जब गठन हुआ था बबुआ, कब गठन हुआ था? तो 9 दिसंबर, ध्यान से समझना, 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ। ठीक है, गठन हुआ। इसका दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 और तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक कब होता है? 13 दिसंबर 1946। इसी बैठक में 13 दिसंबर के दिन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को प्रस्तुत कर दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, यही तो है प्रस्तावना। चलिए आते हैं आगे, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बबुआ आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? अभी कुछ देर पहले बताया था बबुआ, बोलो आंसर तेजी में बोलो। 1951 पहिलका हाली बबुआ संशोधन कब किया गया? संविधान गिड़गिड़ा गया था, संविधान में नया शब्द जोड़ा गया, पहली बार संशोधन किया गया। संविधान को लगा, संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान निर्मात्रियों को लगा, भारतीयों को लगा, संसद के सदस्यों को लगा कि इसमें संशोधन किया जाए, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, और पहली बार संशोधन किया गया कब? तो 1951 में। और इसी पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। चलिए बहुत अच्छा, सब कुछ समझ रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कौन विषय? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट समझते हैं? नहीं समझ में आ रहा होगा ना होता। अवशिष्ट विषय का है, देखो विषय का है, पहले हम बता दें, जब संविधान बनत रहे तो संविधान बनते समय बबुआ सब कार्यों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया। कितने लिस्ट बनाए गए? 3। लिस्ट का मतलब होता है बाबू विषय। लिस्ट कितने बने थे? 3 लिस्ट बने थे। एक बना था राज्य सूची, कौन सूची? राज्य सूची। एक बना था संघ सूची और एक बना था समवर्ती सूची। दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची। लिस्ट कितने? 3। विषय कितने? 3। सूची कितनी? सूची लिस्ट 3। अनुसूची कितनी? 12। अनुसूची कितनी? 12 अनुसूची, लेकिन लिस्ट है कितने? 3। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय पर लाइटवा आगे का हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ तक थे हम लोग? चलिए, तो विषय कितने थे? क्या बांटे हैं हम? लिस्ट बांट रहे थे ना। लिस्ट कितने होते हैं? 3 लिस्ट होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ द्वारा कानून बनाया जाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती पर दोनों बनाएंगे, संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा, दोनों बनाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं? अवशिष्ट विषय वैसे विषय ना तो वह संघ सूची में शामिल हो, ना तो वह राज्य सूची में शामिल हो और ना ही समवर्ती सूची में शामिल हो। अगर यह तीनों विषय पर शामिल नहीं होता है तो उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर रखते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए 500। अधिकतम कितना होना चाहिए? 500। अच्छा, विधानसभा की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। विधानसभा होता क्या है? जिस तरह से हम लोग का संसद होता है, क्या होता है? संसद होता है, संसद। उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होते हैं। क्या होते हैं? विधानमंडल। संसद के कितने अंग? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से विधानमंडल के भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, परिषद और राज्यपाल। तो यहाँ जो सभा है, विधानसभा, यह निम्न सदन है और परिषद है, यह उच्च सदन है। यह परिषद राज्यसभा की तरह है, यह सभा लोकसभा की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अच्छा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अच्छा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और 46 में आता है और यही संविधान बनाने का रूपरेखा तैयार करता है। इसके अनुसार कहता है कि यहाँ प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और निर्वाचन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा और टोटल सीट हो जाता है 389। संविधान बनाने के लिए कितने लोगों को चुना जाना था? 389। एक व्यक्ति 10 लाख के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। चलिए आइए, कैबिनेट मिशन योजना इसमें हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, 24 राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अच्छा, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए बबुआ 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो मत देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वह मत देने का अधिकार प्राप्त करेंगे। यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मत दे सकता है। इससे पहले क्या था कि 21 वर्ष के लोग मत दे सकते थे। 21 वर्ष मत देने की आयु तय किया गया था। ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन होता है। कैवा? 61वां संविधान संशोधन होता है। लिख भी देते हैं कैवा संशोधन? 61वां संशोधन 1989 में। कब? 89 में। किसके काल में? तो राजीव गांधी के काल में। राजीव गांधी के काल में होती है और मत देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। समझ में आया? चलिए, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए 1954 हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करता है। क्या? इलेक्शन कमीशन। थोड़ा इसको जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन भारत में निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। कितना में? 324 में है निर्वाचन आयोग का उल्लेख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका मुख्य काम होगा चुनाव कराना। 25 जनवरी कब? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन, कौन, सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया। यह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर उसका ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार कितने स्तर के, तो 3 स्तर के। कितने स्तर के, 3 स्तर के। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर बांटा, 3 स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात किया था पंचायत के लिए, ठीक है। और भारत का एकमात्र पश्चिम बंगाल राज्य है जहां पर 4 स्तर का है। तो कौन से राज्य में 4 स्तर के हैं, तो पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज प्रणाली 4 स्तर के कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, यहाँ है बाबू 29 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची, अच्छा अभी पढ़े, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाएगा, समवर्ती पर दोनों बनाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 249 कहता है कि बबुआ राज्य में अगर आपातकाल वगैरह सब लग जाता है या राज्य सरकार कानून बनाने में असमर्थ हो जाता है तो संसद द्वारा कानून बना दिया जाता है। संसद कानून जाकर बनाएगा, यह अधिकार संसद को दिया गया है 249 में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ, कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25। कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। 25वां कौन है, तो अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है, अमरावती उच्च न्यायालय। 25वां कौन है, तो अमरावती उच्च न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कितना में है, तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह केंद्र सरकार के जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रधान भी होता है। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन मिल गया, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यह निहित होती है राष्ट्रपति में। बबुआ किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद की तुलना की जाती है राजा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अनुच्छेद 54 संबंधित है। अनुच्छेद 54 संबंधित है बाबूआ, अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। केकरा से, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। केकरा से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाइए में, ठीक बा। हटो न तुम, का आगे आइए, ये हट काहे नहीं रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, तो होगा कौन कौन, तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य में जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36, केंद्र के संवैधानिक प्रधान कौन होता है, संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारत में तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, चलिए राष्ट्रपति होता है। अच्छा इसमें लिखा गया है सीडीएस भी लिखा गया है, देखिए सीडीएस से भी ऊंचा होता है राष्ट्रपति। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर बेचारा भड़क गया, ठीक है ना, क्रैश कर गया। सीडीएस बिपिन रावत, कौन, बिपिन रावत की मृत्यु हो गया, उनकी पत्नी भी उसी के साथ चल बसी, ठीक है। बिपिन रावत मर गया, भारत का पहला सीडीएस बिपिन रावत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38,
प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है बबुआ? राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? चलिए प्रस्तावना को। अभी पढ़े प्रस्तावना हम भारत के लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन कर देगा, नाम पूछेगा, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संविधान विश्व की सबसे बड़ा संविधान है? आइए, कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान। कौन सा देश? भारत। कहाँ गई हो? भारत। देखो कहाँ है भारत? ऑप्शन नंबर सी। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत। देखिए किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो मोनाको। मोनाको कहाँ है? तो फ्रांस और इटली। फ्रांस और इटली। फ्रांस और इटली के बीच में, इटली के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में मोनाको है। मोनाको विश्व का, मोनाको में विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व में सबसे पहले कौन सा देश संविधान लिखा था? तो यूएसए। कौन लिखा था? यूएसए। विश्व में सबसे पहले संविधान कौन लिखा? यूएसए। ठीक है ना, लिखित संविधान लिखा, सॉरी लिखित संविधान। लेकिन विश्व का सबसे पहले संविधान लिखा है ब्रिटेन। विश्व का सबसे पहले संविधान लिखा है कौन? ब्रिटेन। लेकिन लिखित संविधान कौन लिखा है? तो अमेरिका लिखा है। चलिए 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ये तो हो गया हम लोग का बबुआ कांग्रेस। क्या हो गया? कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा। ठीक है, 1885 में। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ढाका में। कहाँ किया गया है? ढाका में। कौन किया है? सलीमुल्लाह खां। कौन किया है? सलीमुल्लाह खां। ढाका कौन किया है? तो सलीमुल्लाह खां। ठीक है, चलिए किस राज्य का अपना संविधान था लिखा है इसमें? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अपना संविधान था। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। कितने हैं? 8 हैं। देखिए कौन कौन? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव था वो पहले इसी में था, तो दमन एवं दीव को मिला दिया गया है। सॉरी, हाँ, दमन एवं दीव को मिला दिया गया है। दादर एवं नागर हवेली कर दिया गया है। ठीक है ना, अब है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 7 हैं, 8 हैं। चलिए अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ है। आयोग बना है 53 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना है 1956 में। देखिए 1956 में बना, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कुल राज्य बनाए गए 14। कितने बनाए गए? 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 6। 1956 में 15वां राज्य कौन बना? तो गुजरात। कब कौन बना? गुजरात। 15वां राज्य कौन? गुजरात। कब बना? तो 1960 में। किससे अलग होकर? तो महाराष्ट्र से अलग होकर। उसके बाद 1963 में नागालैंड बना। नागालैंड बना किससे बना अलग होकर? तो असम से अलग होकर बना नागालैंड 1963 में। ठीक है, चलिए आगे आइए। भाषा के आधार पर क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा का आधार पर बना था बबुआ आंध्र प्रदेश। कहिया बना था? तो 1953 में बना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 50 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ह्यूम ने किया था। कब किया था? तो 1885। कब किया था? तो 1885। आज 29 दिसंबर है बाबू। कल था 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर कल था, यानी कल कांग्रेस का स्थापना दिवस था। चलिए आइए 51 नंबर क्वेश्चन। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का? सी राजगोपालाचारी। इसमें आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी बाबू। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन कह देगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। भारतीय पूछ देगा तब जाकर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और यह अंतिम भी था। ठीक है,
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब 9 दिसंबर को बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ था, तो जब बैठक हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, चलिए 54। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री, शिमला समझौता इंदिरा गांधी कौन, इंदिरा गांधी। देखिए पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी। कब शिमला समझौता हुआ है, 1972 में। कब हुआ है, 1972 में। चलिए आइए 54 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश में, अच्छा आंध्र प्रदेश में बबुआ कौन भाषा बोलल जाला हो, तो कौन भाषा, तो तेलुगु। कौन भाषा, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तमिल कहाँ हो, तमिलनाडु में। तमिल कहाँ बोलते हैं, तमिलनाडु। मलयालम कहाँ, तो केरल में। हाँ मलयालम कहाँ, केरल में। कन्नड़ कहाँ, कन्नड़ बताओ, कर्नाटक में। चलिए 55 बताइए। 55, सिक्किम भारत का हिस्सा बना, अभी कुछ देर पहले बताए थे 1975 में। सिक्किम बना कब, 1975 में। 75 में बना है। यहाँ सिक्किम में चोंग्याल वंश का राज्य हुआ करता है। कौन, चोंग्याल वंश। ठीक है, यहाँ की जनता ने कहा कि नहीं हम मिलेंगे कहाँ, भारत में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, भारत में। ना बहुत ज्यादा आज ठंडी किया है हो, बारिश जोर से हो रही है सुबह से ही, और ठंडी किया है, रजाई से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। चलो बताओ है ना, सुनो खाली मर देने होने के बाद। चलो 55, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1975 में। कईवा राज्य बना, तो 22वां राज्य बना। कईवा राज्य बनता है, 22वां राज्य। चलिए आगे देखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1987। ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन, 1987 और 1987। चलिए ताशकंद समझौता 1966 कौन किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोवा, दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, ये तो था पुर्तगालियों का। किसका था, पुर्तगालियों का था। यहाँ ये पुर्तगाल, ठीक है ना। पुर्तगालियों में पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क। कौन था, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया है, तो 1510 में। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत में लौह पुरुष बबुआ कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन है, पटेल जी हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा बबुआ, अमीषा पटेल से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, ये मत समझ लीजिए कि अमीषा पटेल का नातिन थी। हाँ चलो भारत में लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे भारत को एकीकरण करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, बताओ किसने बताई, जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता का मतलब होता है कि भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, यानी कि विविधता है, लेकिन फिर भी एक देश में एक साथ रह रहे हैं, यह एकता है। तो विविधता में एकता का मतलब हो गया कि भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति के लोग एक साथ एक ही देश में रहते हैं। तो यही है विविधता में एकता। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है बबुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में। फजल अली इसका क्या था, अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बी भी लिख दिया गया है, भाषा बाबू, भाषा होगा। ठीक है, चलिए भारत में पहली बार आम चुनाव कब होता है बबुआ। आम चुनाव तो होता है 1952 में, और 52 में होता है, कांग्रेस जीतता है, कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और लगभग 1977 तक कांग्रेस का ही दौर चलता है। इसको बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो दूसरा पार्ट होता है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दल का प्रभुत्व था केंद्र में बाबू, ठीक है। 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। 1977 में जाकर जनता पार्टी का गठन होता है। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना होती है और जनता पार्टी 1977 में पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में सरकार बनाती है। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए तो आइए इधर बात कर लेते हैं, कहां से कहां चले गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है। देखिए होता क्या है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग कहता है बाबू तू क्षेत्रीय रहोगे कि राष्ट्रीय रहोगे, यानी कि राष्ट्रीय दर्जा देता है कौन, निर्वाचन आयोग। यह निर्वाचन आयोग निर्वाचन भी कराता है, निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है, मतदान केंद्रों को चिन्हित करता है, मत पेटियों को वितरित करता है, ठीक है, मतदान केंद्रों को सुरक्षा प्रदान करता है, उम्मीदवारों को विजय की घोषणा करता है, प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है, ठीक है। चलिए आइए, निर्वाचन आयोग ही है कि ईवीएम का नाम सुने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना। इसका ईवीएम का प्रयोग 1998 ईस्वी में सबसे पहले केरल में हुआ, लेकिन विधिवत रूप से 2004 से इसका प्रयोग शुरू हो गया। चलिए आइए इधर देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तोरा के कई बार हम बताएं, इसको ऊपर पढ़े ना, अनुच्छेद 324। चलो भारत में योजना आयोग, योजना आयोग 1950 वाला योजना है बाबूगा। इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग कर दिया गया है। कौन आयोग, नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर में बोलता है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जब योजना आयोग को योजना बनाता था तो उसको अंतिम रूप से पारित करने का अधिकार किसके पास होता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 के बीच में, ठीक है ना। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चल चुकी है, 2017 तक चल चुकी है। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है बबुआ, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ था। चलिए अनुच्छेद 280 राज्य वित्त आयोग का उल्लेख करता है। प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चलिए ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, ये तो पता ही होगा, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए बबुआ, तो 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। निम्न में से किसे निम्न सदन कहते हैं, तो लोकसभा को। किसे कहते हैं, लोकसभा को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अच्छा, ये जो राज्यपाल होता है यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कहाँ पर, तो राज्यों में प्रतिनिधि होता है, ठीक है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है राज्यपाल, ठीक है। चलिए तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आयल कि ना। अगर आ गई होई तो ये वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक बा। एक लाइक भी कर, कमेंट भी कर कि कैसन समझ में आवता कैसन ना, ओकरे हिसाब से और बतावल जाए हमने के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखे खातिर। चलो एक बार फिर से आयुष एकेडमी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार सभी विद्यार्थियों को। चलिए ठंडी से बचे रहिए और रजाई में घुसकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।